हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे विजन आईएएस का। एक्चुअली जो है वीडियो थोड़ी डिले हो गई, बीच में 1 वीक का गैप हो गया, बट हम आज पूरा का पूरा 1 वीक का ले लेंगे, 29 से लेके 3 Feb। ठीक है, 3 Feb, 4 Feb हम कल मॉर्निंग में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज संडे है तो आज तो वैसे भी नहीं आएगा डेली वाला, तो हम कल मॉर्निंग में 4 Feb वाला कवर करते हैं। देन 29 से 3 Feb तक का 1 वीक का हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सो ये एक न्यूज़ थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-2021, ठीक है, ये रिलीज़ किया है। तो ये जो सर्वे है आपका 2011 से हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। इट कलेक्ट्स डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द डिफरेंट एजुकेशनल पैरामीटर्स। ओके, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि सब कुछ ही ऑनलाइन हुआ है, तो इस बार भी इन्होंने क्या किया है, जो डेटा कलेक्ट किया है वो एक एंटायरली ऑनलाइन डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया है, विच इज़ डेटा कैप्चर फॉर्मेट, वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट। और ये जो फॉर्मेट है, मतलब ऑनलाइन डेटा कलेक्शन हुआ है कम्प्लीटली, और ये जो फॉर्मेट है ये बनाया गया था बाय मतलब इसी ऑब्वियसली हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, उन्होंने एनआईसी के थ्रू बनवाया था। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट के होते हैं वो सारे एनआईसी से ही होते हैं ना, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंडिंग। तो इसमें से याद करने का कुछ भी नहीं है। याद करने का क्या है इसमें कि पहली बार जो है ये आपका जो है ऑनलाइन डेटा कलेक्शन, और ये क्या है, ऐसे वेब डेटा कैप्चर फॉर डीसीएफ क्या है, डेटा कैप्चर फॉर्मेट। ठीक है जी। नाउ की फाइंडिंग्स क्या रही हैं कि देखो, की फाइंडिंग्स क्या रही है कि जो टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो है वो सारे स्टेट में बढ़ गया है। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, ये तो आपके टॉप 6 स्टेट्स रही हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका जो है अब ये अगर स्टेट्स अगर याद रखनी हो तो कैसे याद रखोगे, सारी की सारी ऑलमोस्ट बिग स्टेट्स हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट योर बिहार। ठीक है, तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान भी है देखो, ठीक है, एमपी है बीच में से, एंड देन कर्नाटका। तो महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका हो गया, इधर अपना एमपी हो गया, इधर आपका राजस्थान ले लिया इन्होंने, गुजरात नहीं है, ठीक है, बिहार नहीं है, फिर उधर से यूपी हो गया, ओके, नीचे इधर से तमिलनाडु आ गया, इधर से कर्नाटका आ गया। तो ऑलमोस्ट सारे जो भी बिग स्टेट्स हैं वो सारे इसमें आपके कवर हो गए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट है, अब जो बड़ी स्टेट्स होंगे ऑब्वियसली ज़्यादा बच्चे भी वहाँ पे ही होंगे, तो यहाँ पे ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो टॉप 6 स्टेट्स हैं ये। ठीक है, अब इसमें जो है, अब एग्जैक्ट नंबर आपको सिर्फ याद रखना है, तो आप मेंस के लिए याद रखोगे। प्री में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि कितने % का हाइक हुआ है। ठीक है, मेंस में कोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस जो है सर्वे में क्या पता चला है कि टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है वो बढ़ गया है इस साल। ठीक है, 2020-2021 को कंपेयर कर रहे हैं ये 14-15 से। ठीक है, 20-21 को 14-15 से कंपेयर कर रहे हैं। फीमेल एनरोलमेंट भी बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टू टोटल एनरोलमेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये इम्पॉर्टेंट, इसमें भी 3 पॉइंट राइज हुआ है। देन जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी बढ़ा है। तो ओवरऑल जो भी है आपके पैरामीटर्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से बढ़ते हुए दिखे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो हैं वो डबल हो गए हैं। ठीक है, देन एनरोलमेंट इन द INIs जो है वो भी आपके बढ़ा है। फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी जो है वो भी बढ़ा है। तो ये ओवरऑल जो है डेटा आप देख सकते हो। तो जो है लाइक GER भी बढ़ा है और ये सब। ठीक है, ये डेटा थोड़ा सा मतलब याद रहे तो रहे, बट आप बोल सकते हो कि हाँ, इन जनरल अगर बोलना हो कि येस, जो AISHE ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो हायर एजुकेशन में जो है गर्ल्स जेंडर पैरिटी आ रही है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स एक ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वुमेन के हिसाब से आप याद रख सकते हो कि हाँ बड़ा है। ठीक है, तो ना दूसरी न्यूज़ पे आते हैं फटाफट। सेंटर सेट्स अप द पैनल्स फॉर द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, हाँ देखो, ये जो है लास्ट ईयर आया था 2021 में, लास्ट ईयर। तो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये जो रूल्स हैं, ठीक है, तो ये रूल्स जो है निकाले गए थे। तो इसमें क्या है कि अभी क्या निकला है इसमें कि सेंटर ने जो है पैनल्स जो है सेटअप कर दिए हैं। तो इनमें क्या था कि जो डिजिटल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए भी था कि जैसे आजकल नेटफ्लिक्स हो गया, हाँ नेटफ्लिक्स हो गए, ठीक है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन पे मान लो कि किसी को कोई कंप्लेंट करनी हो, तो अगर वो दोबारा से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे टाइमली, ठीक है, तो आप जो है ग्रीवेंस लेके इनके पास जा सकते हो। तो इसमें पहले ये रूल्स निकाले गए थे कि एक ओवरसाइट अथॉरिटी बनेगी, बाय द METI बनाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें जो है
आपका ये पैनल बनाया गया है। तो ये पैनल्स जो हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है, ठीक है, और जैसे कि कंप्लेंट करते हैं हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह की हमें कोई इशू है, तो विद इन 30 डेज़ उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। विद इन 30 डेज़ उनको रिस्पॉन्ड नहीं, उनका एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं, बट उनको कुछ टाइम लाइन के अंदर रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आप इनको अपील कर सकते हो। GAC क्या है, ये जो बनाई है ग्रीवेंस अपीलेट कमेटीज़, ठीक है, मिनिस्ट्री के अंडर बनेगी। तो अब इसमें कौन है, कॉम्पोजिशन क्या है, ये थोड़ी सी याद रखनी चाहिए क्योंकि ये अभी रिसेंट मतलब ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है। देखो, ईच GAC कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एज एक्स ऑफिशियो। तो हर एक GAC में जो है आपका चेयरपर्सन होगा एज एक्स ऑफिशियो एंड 2 होल टाइम मेंबर्स। ओके, तो मतलब हर एक GAC 3 GAC बनाइए ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, और हर किसी में एक तो चेयरपर्सन हो गया प्लस 2 आपके फुल टाइम मेंबर होंगे, ठीक है, विच इज़ 1 इज़ रिटायर्ड मेंबर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ द ऑफिस और अंटिल फ्यूचर विच एवर इज अर्लियर। 3 साल के लिए, ठीक है। इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रख लो कि 1 + 2 मेंबर होंगे, ठीक है। 1 इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन एंड 2 अदर फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है, जिनमें से एक रिटायर्ड मेंबर है, ये वो इतना डिटेल में जरूरत नहीं होती, ठीक है। नाउ फर्स्ट GAC जो है इट इज़ हेडेड बाय द जो आपका I4C है। I4C क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है, जो हम साइबर सिक्योरिटी में भी पढ़ते हैं। तो I4C जो है उन्हीं का जो CEO है वो इनको हेड करेंगे, फर्स्ट GAC, ठीक है। सेकंड GAC जो है, जो जॉइंट सेक्रेटरी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, उसमें जो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का जो इंचार्ज रहते हैं उनके जो मतलब वो जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो इसको चेयर करेंगे। एंड थर्ड GAC विल चेयर बाय अ सीनियर साइंटिस्ट एट METI, ठीक है। तो METI तो तीनों अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इधर है आपकी METI, ठीक है। अभी GAC का क्या रोल होगा, ओवरसी करेगा, रिवोक करेगा कंटेंट मॉडरेशन रिलेटेड डिसीजंस, ठीक है, टेकन बाय द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया ने अगर कोई डिसीजन लिया है उसको देखेगा कि हाँ सही है। कंटेंट को जो कंटेंट मॉडरेशन जो भी वो कंटेंट जो है दिखा रहे हैं इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में, जैसे फेसबुक वगैरह भी हो गए, इन सब में भी जो भी कंटेंट है, अगर किसी को कंटेंट जो है डिलीट करवाना है, मान लो कि जैसे यूज़र है इज़ अनसेटिस्फाइड विद कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन, ठीक है, यूज़र ने बोला कि ये कंटेंट जो है इट्स नॉट गुड, या मतलब जो भी है कि इसको हटा देना चाहिए, और वो उन्होंने नहीं हटाया, तो दे कैन अपील टू GAC विद इन 1 month, ठीक है। एंड GAC जो है वो रिजॉल्व करेगी अपील को विद इन अ मंथ ऑफ रिसेप्ट ऑफ द अपील। नाउ कमिटीज कैन सीक असिस्टेंस ऑफ पीपल विद एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस व्हाइल डीलिंग विद द यूजर्स अपील, ठीक है। तो ये जो है कमेटीज़, ये आपके जो है एक्सपर्ट मेंबर की सलाह भी लेंगी। देन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी ये अडॉप्ट करेंगे, एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज़ ऑनलाइन हो रही थी, ऑनलाइन तो हो गई। अब GACS की इनकी नीड क्या है, नीड क्या ये है कि ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट हो इंडिया में, ठीक है। जो ये जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ द ग्रीवेंसेस जो हैं अनएड्रेस छोड़ देती हैं। कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस रहे इंटरमीडियरीज के अंडर, तो ये उसका जो है वो काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर PM, देखो, PM स्पोक अबाउट दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जो है मन की बात में बोला होगा, या तो हाँ, लेटेस्ट एड्रेस टू सिटीजन्स, PM ने जो है ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस की बात की थी। तो उन्होंने उथिरा मेरू जो इंस्क्रिप्शन है, अनुभव मंडप ऑफ लॉर्ड बसवेश्वर एंड काकतीय डायनेस्टी। तो अब इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा। तो क्या है, उथिरा मेरू इंस्क्रिप्शन जो है आपके चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये आपके 920 AD, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको चोला एम्पायर का पीरियड पता है इन जनरल, तो ठीक है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि हाँ 1900 ऐसी उस अराउंड ही था। तो ये परंटका चोला 1, उनके ऋण में ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, तो ये हम याद रख सकते हैं। परंटका चोला 1 जो है, परंतका चोला 1 जो है, इनके उसमें हुआ था एक एंशियंट चोला विलेज में ये आपका इंस्क्रिप्शन लगाया गया था, और उसका नाम क्या है, चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम, एंड इज लोकेटेड नियर चेन्नई। नाउ चोला का जो सेल्फ गवर्नेंस है, इट वॉज बिल्ट अपॉन द जनरल असेंबली, सभा और महासभा। तो देखो
चोला एम्पायर जो है विलेज ऑटोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके जो हैं जाने जाते थे। विलेज ऑटोनॉमी सिस्टम वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ पे क्या है कि जनरल असेंबली सभा और महासभा ऑफ द विलेजेस एज पर द उतिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन और द चोला कुडावुलाई इलेक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, हर एक विलेज वॉज कैटेगराइज एज कुडुम्बू। कुडुम्बू कुडुम्बू क्या है वर्ड, तो इसमें जो कुडुम्बू है ना, एवरी विलेज वॉज कैटेगराइज्ड एज कुडुम्बू, यानी कि वर्ड इन द प्रेजेंट मॉडर्न डे पार्लेंस। देखो आप इसको इतना ना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बता देती हूँ। देखो उतिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है कि ये चोला पीरियड से है। दूसरा ये पर्यटका चोला वन के हिसाब से है। तीसरा इसमें जो है जो चोला एम्पायर है वहाँ पे विलेज ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। तो यही तो बात की है उन्होंने ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस की, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अब चोला कुडुवुलाई इलेक्शन सिस्टम होता था, ये इतना याद नहीं रखने की जरूरत, कोई पूछता भी नहीं है। एवरी विलेज वॉज कैटेगराइज्ड कुडुम्बू। कुडुम्बू आप बोल सकते हो कि हाँ हर एक विलेज को कुडुम्बू कुडुम्बू करके, जैसे अभी मॉडर्न डे में वार्ड बोल सकते हो, तो इस तरीके से आपका जो है कैटेगराइज किया होता था, ठीक है। तो कुडुम्बू की तरह कैटेगराइज किया हुआ है। नाउ जहाँ पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है जनरल असेंबली के, वो इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। तो जो जनरल असेंबली होती थी ना, अब ये आप मेंस में कहीं पे लिख सकते हो कि जो जनरल असेंबली है नहीं सॉरी एक कहाँ गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ डिस्क्वालिफिकेशन, देखो अगर जो भी आप ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल असेंबली वर इलेक्टेड, ठीक है जी। नाउ ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अगर ये मिसकंडक्ट, दे वर प्रूवन गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, देन दे वर डिस्क्वालीफाइड कॉन्टेस्टिंग फ्यूचर इलेक्शन, तो वो फ्यूचर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। अगर वो ब्राइब लेंगे, मिस अप्रोप्रिएट करेंगे समवन एल्स प्रॉपर्टी, तो मिसकंडक्ट के उसमें गिल्टी करके उनको दोबारा इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते थे। तो आप ये कहीं पे जो हम क्या कहते हैं पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो RPA से रिलेटेड जो एक्ट है, तो वहाँ पे हम कहीं मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ कमेटीज़, विलेज जनरल असेंबली जो है दे रिजॉल्व टू चूज मेंबर फॉर, और हाँ यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज होती थी, एनुअल कमेटी, गार्डन कमेटी, वाटर बॉडीज़ कमेटी, इतना इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगा। बाकी ये आप लिख सकते हो मीन्स के लिए, कुडुम्बू पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इनकी सेल्फ गवर्नेंस बिल्ड ऑन जनरल असेंबली, सभाज और महासभाज, ठीक है जी। और आपका पर्यटका चोलावन विलेज ऑटोनॉमी के लिए जाना जाता है। डाउन दूसरा आता है अनुभव मंडप ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा, ठीक है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द लॉर्ड बसवेश्वरा टू हेल्प गैदरिंग फॉर द फिलॉसफी एंड द एक्सपीरियंस, ठीक है जी। देखो ये जो है बसवेश्वरा, तो लॉर्ड क्या नाम था उनका, लॉर्ड बसवेश्वरा, मतलब ये तो नाम है, इनको कुछ और भी बोलते थे, कहाँ गया, हाँ मतलब बसवा ऐसे करके ना शॉर्ट में। तो ये जो थे ना, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो लॉर्ड बसवेश्वरा हैं ये है कौन। ये जो है आपका, आपने पढ़ा होगा कहीं पे जब आप भक्ति मूवमेंट और वो सब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे लिंगायत मूवमेंट, ठीक है। तो आपने लिंगायत मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा। तो लिंगायत जो होते हैं, जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड पे बांधते हैं, लेफ्ट या राइट पे बांधते हैं, एंड शिवलिंग पहनने वाले इस लिंगायत, ठीक है। तो ये लिंगायत का जो सेक्ट का इनिशिएशन है वो इन्होंने किया था। और ये जो है सोशल रिफॉर्म उसके भी थे, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर थे अहिंसा नॉन वायलेंस के। हाँ ह्यूमन ही कंडेम्स ह्यूमन एंड एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है। प्लस इन्होंने जेंडर कास्ट, मतलब जो आपके जो नॉर्मल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में होते हैं वो सब तो इन्होंने किए ही थे कि जेंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिचुअल सुपरस्टिशन इन सब के अगेंस्ट। बट जो आपको मेन फैक्ट बेस्ड अगर आपको याद रखना है तो वो ये है, ठीक है। 12th सेंचुरी के पोइट थे, कर्नाटका में हुए थे, ये कर्नाटका में हुए थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। अनुभव मंडप, अभी अनुभव मंडप क्या है ये हम पढ़ेंगे। वचना लिटरेचर, ठीक है। तो लॉर्ड बसवा के वचना लिटरेचर एंड लिंगायत मूवमेंट इन द साउथ इंडिया। बसवा पुराण इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर ऑफ अहिंसा, बसवा जयंती, ठीक है ओके। देखो अनुभव मंडप क्या है। अनुभव मंडप जो है इन्होंने जो है लोग वहाँ पे इकट्ठे हों और फिलॉसफी एक्सपीरियंस इस चीज़ से रिलेटेड की बात डिस्कशन करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। प्रभुदेवा जो हैं जो इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। प्रभुदेवा अ ग्रेट योगी ऑफ एक्सट्रॉर्डिनरी, ठीक है। और लॉर्ड बसावा जो हैं वो इसके PM थे, ठीक है जी।
तो प्रॉब्लम्स क्या टैकल की जाती थी, सब सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, यौगिक, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लिटरेरी स्फीयर, हर तरह की। ओनली डिफरेंस जो था बिटवीन द प्रेजेंट डे पार्लियामेंट एंड अनुभव मंटप की जो मेंबर्स इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेट करके आते थे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, डिस्कशन, और यहाँ पे वुमेन भी अलाउड होती थी, ठीक है, वुमेन भी अलाउड होती थी। तो नाउ काकातिया ट्रेडिशन, ये क्या है काकातिया ट्रेडिशन, काकातियाज जो है डायनेस्टी, वो आपकी प्रेजेंट डे तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ये 12th से 14th सेंचुरी में थे, विद औरंगल एज द कैपिटल। एंड इन्होंने जो है इरिगेशन टैंक्स वगैरह बनवाए, पीजेंट्री लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करके गए, जो अभी तक भी टैंक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्टेड कमेटीज होती थी गाँव में, एंड टू लुक आफ्टर द इंस्टॉलेशन द मेंटेनेंस ऑफ द टैंक्स, कैनाल्स एंड रिजर्वर्स, ठीक है जी। तो टैंक्स, कैनाल्स, रिजर्वर के मेंटेनेंस से रिलेटेड, इंस्टॉल करने से रिलेटेड कमेटीज़ बनाई जाती थी, जो कि इलेक्ट की जाती थी, इलेक्टेड होती थी, ओके। नाउ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का जो सब कैटेगराइजेशन पैनल गेट्स 14th एक्सटेंशन। देखो सबसे पहले जो है बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो कमीशन बनी थी, सबसे पहली बनी थी आपकी काका कलेलकर, ठीक है। सेकंड बनी थी मंडल, एंड थर्ड बनी थी रोहिणी, ठीक है, रोहिणी कमीशन। तो ये रोहिणी की बात करें 2017 में बनी थी, और इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन मिला है, तो अभी 14th एक्सटेंशन मिला है। अभी तक भी इन्होंने अपने जो इशू है जो इनको दिया गया था कि आप सब कैटेगराइज करो ओबीसी को, क्यों ओबीसी को कैटेगराइज क्यों करना है। देखो ओबीसी वैसे तो आप देखोगे तो अराउंड 50% ऑफ हमारी पॉपुलेशन है, बट इनको जो है 27% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, 27% रिजर्वेशन है। अब इसमें क्या है कि ऐसे एलिगेशंस हैं कि जो ओबीसी में जो अच्छे खासे वेल जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, सब कुछ है, उनको जो है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो डाउन ट्रोडन हैं, जो एक्चुअली में जिनको ज़रूरत है, वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं ओबीसी में। तो उस चीज़ को देखने के लिए सब कैटेगराइजेशन, अगर हम ओबीसी को और कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड है, तो उस तरीके से अगर कर दें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और ये जो है फॉर्मेशन किससे हुए, आर्टिकल 340 जो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कमीशन, ठीक है जी। देन ऑब्जेक्टिव क्या है रोहिणी कमीशन की, वही कि इनइक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, उसको देखने के लिए, ठीक है। नीड क्या है सब कैटेगराइजेशन की, ओबीसी जो है करंटली आपके 27% जॉब और एजुकेशन, लेकिन एफ्लुएंट कम्युनिटी थी, मैंने आपको बता दिया। अर्लियर कमीशन भी मैंने आपको बता दी। काका कलेलकर जो कमीशन बनी थी पहली, उसने भी बोला था कि हाँ करो, और मंडल कमीशन ने भी बोला था। अब किस डिवीजन में बोला था ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि बैकवर्ड बोला था, एक्सट्रीमली नहीं, इतना नहीं होता, इतना नहीं करना होता, ठीक है। बट हाँ ये याद कर सकते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनी थी 2015 में, ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था कि ओबीसी के डिवीजन इनटू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस। थोड़ा सा याद रख सकते हैं क्या, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ था। नाउ यूएनएससी डज़ नॉट रिफ्लेक्ट टूडेज रियलिटी। तो यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो अभी इंडिया में विजिट के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला, तो क्यों बोला, क्योंकि इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया। अब रशिया क्या है, इसके परमानेंट मेंबर है। तो देखो यूएनएससी के जो हैं आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में। यूएनएससी क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बातें करते हैं, ठीक है, और इनके जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, ये आपको मोटा मोटी मानने ही पड़ते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स जो हैं आपके जो हैं वीटो राइट्स, अगर आप देखोगे सो परमानेंट मेंबर्स जो हैं 5 हैं, ठीक है, और इनके पास होते हैं वीटो राइट्स। तो यूएनएससी में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जो कि 2 ईयर टर्म्स के लिए होते हैं, और कितने होते हैं वो 10 होते हैं। अफ्रीका से 3, एशिया से 2, ठीक है, एशिया से मतलब 2 कंट्री है, मेंबर मतलब कंट्री ऑब्वियसली, लैटिन अमेरिका से 2, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स एंड ईस्टर्न यूरोप। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कहाँ से मेंबर्स हैं, यहाँ पे चाइना कहाँ है, एशिया से, फ्रांस यूरोप से, ठीक है, तो रशिया, इसको भी आप एशिया यूरोप दोनों से मान सकते हो, बट ठीक है, यूके यूरोप से, यूएसए तो अपना हो गया अमेरिका से, ठीक है। तो तो यहाँ पे लैटिन अमेरिका, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीका के पास इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द परमानेंट मेंबरशिप। तो अफ्रीका में नहीं है, एशिया से है कोई ना कोई, वेस्टर्न यूरोप से भी है, ईस्टर्न यूरोप से भी है, अदर्स में आपका यूएस से आ गया, ठीक है।
तो ये तो हो गए परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स ये तो हमेशा रहेंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर्स तो इंडिया को अभी जैसे नॉन परमानेंट मेंबर सीट मिली थी, ठीक है, तो 2 ईयर टर्म के लिए होते हैं और ये तो परमानेंट रहते हैं। इनके पास वीटो राइट होते हैं, इनके पास कोई वीटो राइट नहीं होता है। तो अभी इंडिया जो है वो बोल रहा है कि आप वीटो राइट्स को, एक तो वीटो को ख़त्म करो, पावर को, दूसरा ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है जी, तो जो है परमानेंट सीट की बात इंडिया करता है कि हमें भी दो, और नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनके लिए भी बोल रहा है। तो ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। और इसमें देखो ये बहुत पहले से चला आ रहा है मामला ना, पहले से ही चल रहा है। तो ये आए थे इंडिया में। अब रशिया क्या है, जो है यूक्रेन से रिलेटेड इशू जब डिस्कस हुआ यूएनएससी में, तो ऑब्वियसली अब रशिया ने ही तो अटैक कर रखा है, क्या वो यूक्रेन का साथ देगा क्या वहाँ पे? नहीं ना, ऑब्वियसली। तो वो वीटो, उन्होंने वीटो कर दिया। और यहाँ पे क्या है कि अगर एक ने भी वीटो पावर यूज़ कर ली तो वो जो है रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या है इसमें, यूएनएससी ने इस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर इन 1945। तो यूएनएससी इस्टेब्लिश कैसे हुआ है? बाय द यूएन चार्टर इन द 1945। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, ठीक है जी। एंड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, 15 मेंबर हो गए, इतने हमने देख लिया। ऑल द मेंबर्स आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विद द काउंसिल डिसीजंस, ठीक है। ऑब्लिगेटेड, यस, काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा उसको ऑब्लिगेट, ठीक है। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन ऑन द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। बाइंडिंग डिसीजंस एंड इश्यूज़ क्या है, वही सेम कि रिप्रेजेंट नहीं करता कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को। दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है अंडर रिप्रेजेंटेड है, कोई परमानेंट मेंबर नहीं है इधर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कुछ भी वीटो कर लेते हैं, किसी भी बात पे वीटो कर लेते हैं। मिस यूज़ है वीटो पावर का, रशिया ने वीटो किया यूएनएससी ऑन द यूक्रेन, ठीक है। इंडिया की डिमांड क्या है? परमानेंट मेंबरशिप दो। G4 मेंबर्स कौन है? G4, ये इंपॉर्टेंट है। G4 कौन है? जर्मनी, ब्राज़ील, जापान एंड इंडिया, ठीक है। तो जर्मनी कहाँ से याद रखेंगे? यूरोप में जर्मनी, लैटिन अमेरिका से अपना ब्राज़ील, एंड एशिया में इधर जापान हो गया और अपना इंडिया हो गया, ठीक है जी। तो ये है जर्मनी, ब्राज़ील, तो JBG और फिर इंडिया तो है ही, ठीक है, JBG, ठीक है, JB की गर्लफ्रेंड या फिर ऐसे बोल लो, J है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। इंडिया J है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या JBG, व्हाटएवर, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। तो जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी। एबॉलिशन ऑफ द वीटो, इक्विटेबल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिया की क्या डिमांड्स हैं कि वीटो को हटाओ और इक्विटेबल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए सबको, ठीक है जी। और परमानेंट मेंबरशिप G4 कंट्रीज़ को, ताकि अफ्रीका को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, लैटिन अमेरिका को भी मिले। नाउ बेल प्रोसेस। बेल प्रोसेस क्या है? देखो ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में था कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं बेल प्रोसेस में। बेल सबको पता ही होती है कि जब भी कोई क्रिमिनल केस में फंसता है बंदा तो उसको टेम्प्रेरी रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, और कोर्ट परमिशन देता है कब? जब उसका ट्रायल पेंडिंग चल रहा हो और अभी जजमेंट ना दी गई हो, ठीक है। तो बेल क्या है? बेल राइट है अगर वो बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हुआ है। अगर वो नॉन बेलेबल के लिए होने वाला है तब एंटिसिपेटरी बेल होती है। अगर उस बंदे को पता हो कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो बेल तो होगी नहीं, तो एंटिसिपेटरी बेल होती है उससे पहले ही, ठीक है ना। कोर्ट हैज़ द पावर टू कैंसिल बेल एट एनी स्टेज। और ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन तो ऑब्वियसली अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज हुआ है, मिसयूज़ किया उसने अपनी लिबर्टी, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। टॉपची 2023। तो टॉपची क्या है? टॉपची इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज टॉपची की थी, ठीक है। तो ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन आर्मी के थ्रू ही है टॉपची, ठीक है। टॉप सीक्रेट एविएशन एसेट्स। तो अभी इसका इतना डिटेल में याद करना होता है? बिल्कुल भी नहीं करना होता। अब चीता, चेतक हेलीकॉप्टर है, ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हाँ है, ठीक है। इंडिजिनस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, तो ये है, ये तो इन न्यूज़ रहता है। और बाकी चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये तो पता ही होना चाहिए। तो टॉपची क्या है? आपकी इंडियन आर्मी के। रेड हेडेड वल्चर जो है रिसेंटली अभी स्पॉट हुआ इंडिया में 2 टिकट्स के बाद। इसे एशियन किंग वल्चर या पौंडीचेरी वल्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये पौंडीचेरी वल्चर कहते हैं या एशियन किंग कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये एक्सटेंसिवली मिलता है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी बाय द डिक्लोफिनेक पॉइजनिंग, जिसमें इनका नेक ड्रॉपिंग जो है नेक ऐसे मतलब कैसे, जैसे नेक ऐसे गिर जाती है, तो
डिक्लोफेनाक पॉइजनिंग ये बाद में पता चला था काफ़ी टाइम बाद, जब इनकी पॉपुलेशन 90% से भी कम हो गई थी, नॉट जस्ट इनकी, जितने भी वल्चर्स हैं उन सब की, तो तब ये पता चला था। और फिर डिक्लोफेनाक जो है लाइफ स्टॉक में और एनिमल्स में जो है हाँ मतलब लाइफ स्टॉक में बिल्कुल बैन कर दिया गया था। तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है जी। एंड बस ये साइंटिफिक नाम याद नहीं रखना होता। नाउ एविएशन गैसोलीन, एविएशन गैसोलीन ये इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, एक सेकेंड, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एविएशन में बस पढ़ लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक्सपोर्ट जो है एविएशन गैसोलीन का वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहली बार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक्सपोर्ट जो है एविएशन गैसोलीन का स्टार्ट किया। अब एविएशन गैसोलीन यूज़ कहाँ होता है, बस इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए कहाँ होता है कि ये जो UAV, ठीक है, ड्रोन टाइप ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन ही तो बोलते हैं उनको, तो वो एंड पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि फ्लाइंग स्कूल्स में यूज़ होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ये हायर ऑक्टेन एविएशन फ्यूल है, अच्छी खासी जो है इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, एनॉल चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड ग्रेड्स, ठीक है जी। तो एविएशन गैसोलीन, लेकिन जो हमारे उसमें जो कमर्शियल जेट में यूज़ होता है वो तो टर्बाइन फ्यूल होता है, ATF, ठीक है। एंड करंटली जो ग्रेट मेजॉरिटी है, मोर देन 99% एविएशन फ्यूल, वो जेट फ्यूल यूज़ होता है। नाउ नोबल्स हेलन बटरफ्लाई, ये क्या है, स्वेलो टेल बटरफ्लाई है ये, ठीक है। इट हैज़ बिन साइटेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कहाँ पे, नमदफा नेशनल पार्क। तो नमदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बटरफ्लाइज आर कंसिडर्ड वाइटल इंडिकेटर्स फॉर द की, ठीक है, जहाँ पे बटरफ्लाई होंगी दैट मीन्स की अच्छी खासी आपकी गुड बायोडाइवर्सिटी एरिया, मतलब काफ़ी अच्छा है, सही चल रहा है एकदम, बटरफ्लाई ऐसी अच्छी जगह पे रहती हैं। मुनरोय थुरुथु आइलैंड, मुनरोय थुरुथु आइलैंड, थुरुथु तमिलनाडु में, नहीं केरला में है, ओके केरला में। देखो ये क्या है, एक स्टडी हुई है बाय दिस नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़। इन्होंने बोला है कि ये जो सिंक हो रहा है आइलैंड इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान जिम्मेदार है इसके लिए, ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए इंसान जिम्मेदार है। तो ऑलमोस्ट 39% जो है इट हैज़ बिन लॉस्ट इन द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों में जो है 39% तक भी लैंड इसका सबसाइड हो चुका है। अब क्यों है, अच्छा ये है कहाँ पे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अष्टामुड़ी लेक एंड कल्लड़ा रिवर इन द केरला। तो केरला में, ठीक है, तो ये हमारा केरला है। तो यहाँ पे अब अष्टामुड़ी लेक और कल्लड़ा रिवर जो है वहाँ पे उनके कॉन्फ्लुएंस पे ये आइलैंड बना हुआ है। तो आइलैंड का जो सबसिडेंस है वो वहाँ पे एक थेनामला डैम बनाया गया था, ठीक है जी, कल्लड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत, उससे भी मेजरली हुआ है, ठीक है। तो और भी, और उन्होंने क्या मेजर्स बताया कि भाई सैंड माइनिंग को रेगुलेट करो, तो ये सब ठीक है इन जनरल है। बट आपको ये होना चाहिए कि ये क्या है, ये कहाँ है भैया आइलैंड, कहीं और थाईलैंड वाइलैंड में नहीं है, कहीं मालदीव्स में भी नहीं है, ये हमारे केरला का है, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ अष्टामुडी लेक एंड कल्लड़ा रिवर, ये भी याद रखने हैं। नाउ ही मैंग क्या है, ये आपके मणिपुर में ग्रो होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होती है, अदर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। एंड GI एलिमेंट्स, यूरिनरी अल्सर, इन सब के लिए यूज़ होती है। हर्बल शैम्पू में भी यूज़ होता है। आप हर्बल चिंगी क्या है, चिंगी क्या है, चावल के पानी के साथ इसको बॉईल करते हैं और ये इसको और हर्बल शैम्पू बन जाता है, ठीक है। इसका अभी इतना कमर्शियल यूज़ इस पर नहीं है, बट ये लोकल जो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, न्यूज़ में होगा तो आ गया। डायनासोर फॉसिल नर्मदा वैली में डायनासोर फॉसिल मिले। नर्मदा जहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है जी। और वो पूरा एरिया जो है वो आपका रिफ्ट वैली है एंड आपका 300 मीटर अब द मीन सी लेवल, ओके। तो ये रिफ्ट वैली है, ये तो इन जनरल हमारे ज्योग्राफी का ही पार्ट। अभी जो डायनासोर मिले हैं इसमें ये इन्होंने कुछ नेस्टिंग साइट्स मिली हैं इनको, और ये टिटानोसॉर्स इन नर्मदा वैली, ठीक है जी। और इन्होंने ये देखा कि जो डायनासोर है वो भी अपने अंडे जो हैं शैलो पिट्स में जो है बरी करते थे, जैसे कि मॉडर्न क्रोकोडाइल्स करते हैं अभी। और इन्होंने एग इन एग करके एक रेयर केस भी मिला है, ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी दैट पैरल्स दैट ऑफ द मॉडर्न बर्ड्स, ओके। इतना कुछ है नहीं इसमें, बस स्पंज सिटी, ओके। स्पंज सिटी क्या है, स्पंज सिटी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जब भी हम अर्बन फ्लड की देखते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन है कि स्पंज सिटी, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था चाइनीज़ आर्किटेक्ट ने, ठीक है, अर्ली 2000 में। इसमें क्या होता है कि ग्रीन रूफ्स हों, रेन गार्डन्स हों,
परमेबल पेवमेंट्स हो। मेनली तो परमेबल पेवमेंट्स के लिए बात होती है कि परमेबल पेवमेंट्स हो, ताकि जब बारिश का पानी आए तो वो उनमें से निकल जाए। तो अभी क्या होता है, हमारा तो कंप्लीट रोड बने होते हैं, ठीक है, तो पानी कहाँ जाता है, पानी तो नाले वगैरह इधर उधर से निकल के पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड और लेवल में जो है अंदर पानी जो है नहीं जा रहा और हमारी ज़मीनें खोखली होती जा रही हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा। अगर वहाँ पे पेड़ लगाए जाएं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके पेड़ लगे हों और पानी और जो है आपके पेवमेंट्स जो है वो परमेबल टाइप बने हों कि आपके वहाँ पे कुछ तो होल्स या कुछ तो हों ताकि पानी जो है नीचे जाए ज़मीन में। तो वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटीज़ का, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये वाला तो हो गया, हम नेक्स्ट PDF पे चलते हैं।